बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि पीडीएम में वापसी पर मौलाना फजल रहमान से कोई बात नहीं हुई। बिलावल भुट्टो कहते हैं हमने मुत्तहिद होकर हुकूमत को हर सतह पर नाकाम किया। मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत हर दिन शिकस्त का सामना कर रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि ईवीएम और नैब ऑर्डिनेंस की साजिश नाकाम बनाई है। मौलाना फजल रहमान का साथ बहुत पुराना है। पीडीएम में वापसी का कोई इम्कान है या पार्लियामेंट से बाहर मिलके जद्दोजहद में साथ देंगे? पीडीएम से हटके भी इस मौजू पे कोई बात नहीं हुआ। जैसे मौलाना साहब ने कहा, जिन पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया उन्हीं पॉइंट्स पे हमने अंदर भी बात किया और इसी पे हम आज इम्पॉर्टेंट बड़ा ये मामला पूरी तमाम तर तफसीलात हमने आपको दी हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब। उनसे बात करते हैं। खालिद साहब, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पीडीएम में वापसी पर मौलाना फजल रहमान से कोई बात नहीं हुई, जबकि आज की मुलाकात में यही बातें की जा रही थी कि यही वजह है मुलाकात की, लेकिन अब सामने आ चुका है। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए जी, एक तो पार्लियामेंट के अंदर जो मुतहदा अपोजिशन का जो मामला है वो चल रहा है और उसमें वो उसको मुतहदा अपोजिशन कहेंगे, उसको हम पीडीएम नहीं कहेंगे। लेकिन जहाँ तक पीडीएम की वो जमातें हैं उनके दरमियान दूरियां आई हैं और ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी जो है उसने अपने आप को डिस्टेंट किया है, लेकिन इसके बावजूद जो राब्ते हैं उनमें कमी नहीं है। और अभी मौलाना फजल रहमान से जो साहब गले मिल रहे थे, कमरुज़्मान कायरा, उन्होंने तो अगले दिन बड़ा सख्त किस्म का बयान दिया था और उन्होंने कहा कि पीडीएम खत्म हो चुकी है और हमारी बेइज्जती करके हमें पीडीएम से निकाला गया और हम पीडीएम के बानी हैं, पीडीएम मौजूद नहीं है। लेकिन वो भी आज यहाँ पे मौजूद थे। तो भारत ये सियासत में इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं, तलखियाँ भी होती हैं। और अगर आपको याद दिलाऊं तो जो मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन थी वो आज उसमें से एक जमात हुकूमत में है यानी पीटीआई और दूसरी जमातें इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी हैं। माजी में भी इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो होती रही हैं। भुट्टो साहब की मुखालिफ जमातें जो हैं वो बाद में जब भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म होगी, बल्कि उनको फांसी होगी, तो उसके बाद वो पीपल्स पार्टी के साथ आ गई थी, मासवाए चंद जमात उनके मुखालिफ थे। तो इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं। फिलहाल उनको ये महसूस हो रहा है सबके लिए कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना, क्योंकि हुकूमत के हवाले से सबकी अपनी अपनी मुश्किलात हैं, अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुकदमात के मामला। तो खालिद साहब आपको लग रहा है कि इस तरह से हुकूमत प्रेशराइज हो जाएगी? लेकिन ये हुकूमत एक ही शक्ल में प्रेशराइज होगी। वो ये है कि अगर उसकी अपनी सफ़ों में दरारें होती हैं, क्योंकि इस वक्त उसके लिए हुकूमत को सस्टेन करना इतना मुश्किल नहीं। अलबत्ता जब बात आएगी वहाँ पे कुछ कानून साजी के बारे में और ख़ास तौर पे अगर कहीं पे कोई मुश्किल पेश आती है आइन में तरमीम के लिए, तो वहाँ उसके पास मतलूबा अक्सरियत नहीं है। सेनेट में उसके लिए मुश्किल पेश आती है और अगर उसके अपने लोग जो हैं वो बेअमली का मुजाहरा ठीक है। बिल्कुल खालिद अजीम साहब, कतई कलामी की माजरत, हमें ज्वाइन किया है इस वक्त वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, पीडीएम के हवाले से एक अहम मुलाकात हुई है जिसमें बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमने मुत्तहिद होकर हुकूमत को हर सतह पर नाकाम किया है, गो के वो दोबारा पीडीएम में शामिल होने की उन्होंने कोई बात नहीं की। क्या कहेंगे सर आप इस मुलाकात के हवाले से, क्योंकि उन्होंने ईवीएम को भी क्रिटिसाइज़ किया है कि हमने तो हुकूमत की साजिश नाकाम बनाई? देखिए, मैं ये किसी किस्म की कोई साजिश है। ये पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं उसको साफ शफाफ बनाने के लिए वज़ीर आज़म की एक, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी कोशिश है। और हर इंतखाबात के बाद जो है वो शोर पड़ जाता है कि इंतखाबात में धांधली हो गई। तो ये अपोजिशन जो धांधली का शोर मचाने वाले हैं, ये अभी तक ऑल्टरनेट क्या लेकर आए? ऑल्टरनेट तो ये कुछ नहीं लेकर आए, क्योंकि इनका कोई संजीदा एजेंडा कोई नहीं है। ये इररेलेवेंट मीटिंग्स हैं इनकी, ये पहले भी होती रही हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये बिलावल पहले बता देते, मौलाना को मिलते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना आपने तो पीपल्स पार्टी की पीठ में जो है वो छुड़ा रोक दिया था, क्या आज बिलावल जो है वो मौलाना के सामने अपना शोकाज नोटिस का जवाब देने पेश हुए थे? ये पीडीएम हो चाहे मुतहदा अपोजिशन हो ना हो, हुकूमत को इससे जो है वो किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता आज। बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली ने ऊपर खत भी लिखा है अपोजिशन लीडर को कि आए पाकिस्तान की इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, बैरून मुल्क लोगों को वोटिंग राइट देने के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से आकर मीनिंगफुल जो है वो मुशावरत करें, ताकि मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट का असल किरदार है कानून वो सामने आए। अदरवाइज तो ये तो एक सियासी बेरोजगारों का इज्तिमा है। इनकी मुलाकातें होती रहती हैं, पहले भी होती रही हैं, अब भी होती रही हैं। आर पार लॉन्ग मार्च, अदब इत्तेमाद, सब के सब जो है वो धड़े के धड़े रह गए।
ठीक है। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी इनकी ये मुलाकात हुई है तो उस पर उन्होंने ये बात भी की है कि हमने मुत्तहिद होकर हुकूमत को हर सतह पर नाकाम किया और आगे भी इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते रहेंगे, तो कोई प्रेशर पड़ेगा इसका हुकूमत के ऊपर? देखें, मुझे तो समझ से बालातर है कि ये पहले मुत्तहिद कब हुए हैं और अपोजिशन ही एक दूसरे की अपोजिशन बनी हुई थी। आप फजलुर रहमान के बयान उठा के देख लें, आप बिलावल के बयान उठा के देख लें, एक दूसरे के खिलाफ जो बातें करते रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूँगा, ये बड़ा एक अहम है पाकिस्तान की आवाम के लिए भी कि ये जितनी जमातें हैं ये सिर्फ अपनी जाती मफाद को सामने रखती है। कौमी मफाद हो गया, इंतखाबी मुल्क की इकॉनमी के मामला हो, उसके अंदर इनकी किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। आज की भी मुलाकात का नतीजा 0/0 है। यहाँ तो मुलाकात हो ऐसी। जी सर, आपका पॉइंट आ गया है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब समा से गुफ्तगू कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पीडीएम में शामिल होना चाहते हैं और ना ही इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं, क्योंकि पीडीएम स्टेटस को के सिवा कुछ नहीं। आज जो महंगाई है इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग हुकूमतों का बराबर हिस्सा है। पीडीएम के नाम से अगर आप कोई सियासी जमात जानते हैं, उनका भी पूरा बयानिया और तराना अपनी मुफादात तक है और पीपल्स पार्टी का भी। हम इसलिए पीडीएम का हिस्सा नहीं बने कि उसका हिस्सा बनकर जो निज़ाम है इस वक्त स्टेटस को, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। पीडीएम में हमारे शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, न ज़रूरत हम महसूस करते हैं। हम आवाम के साथ राबते में हैं और आवाम की ताउन हमें चाहिए। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के मशवरों पर पीडीएम मुत्तफिक है तो शायद हम इत्तेहाद में वापस आ जाएं। हमारी कोई जिद नहीं, लेकिन किसी जमात के दुम छल्ले नहीं बन सकते। लॉन्ग मार्च की बात करने वालों ने ना लॉन्ग मार्च किया और ना ही इस्तीफे दिए। पीडीएम की तकसीम का फ़ायदा वफाकी हुकूमत और नुकसान सिर्फ अवाम का हुआ। जो जमातें इस्तीफ़ा देने की बात कर रही थी आज तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। जो जमातें लॉन्ग मार्च करने की बात कर रही थी उन्होंने आज तक लॉन्ग मार्च नहीं किया। कर वो वही रहे हैं जो पीपल्स पार्टी कह रही थी, लेकिन ये कि अलग अलग हो गए। तो उसका फ़ायदा जो है वो वफाकी हुकूमत को हुआ है और उसका नुकसान इस मुल्क के लोगों को हुआ है। तो अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिए गए मशवरों पर पीडीएम की जमातें मुत्तफिक हैं, पीपल्स पार्टी शायद उसमें आ जाएगी। हमारी कोई ज़िद नहीं है, लेकिन हम किसी और सियासी जमात के दुम छल्ले बन के भी नहीं चल सकते। इंतखाबी इस्लाहात बिल समेत कानून साजी पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक खत्म करने की एक और कोशिश। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को बाज़ाब्ता खत लिखकर इत्तफाक राय के लिए किरदार अदा करने की अपील कर दी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। कानून साजी के लिए अपोजिशन की मदद लेना क्या हुकूमत की मजबूरी बन गई? हुकूमत ने हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी शर्त एक ही रोज में मान ली। हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर लाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीरी किरदार अदा करना पड़ गया। असद कैसर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिखकर उनसे किरदार अदा करने की अपील कर दी। असद कैसर ने अपने खत में अपोजिशन लीडर को ये यकीन दहानी भी कराई कि स्पीकर ऑफिस इस सिलसिले में हुकूमत और अपोजिशन को बातचीत के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम करेगा। खत में कहा गया है कि इंतखाबी तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है, लेकिन सेनेट से मंजूर नहीं हुआ। हुकूमत ने इस बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करने का फैसला किया है। चाहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी दोबारा बिल पर बातचीत करे। अपोजिशन लीडर इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। और अभी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमन व अमान के क़याम पर कोई समझौता न करने का अज़्म। अरकान कौमी असम्बली से अहम मुलाकातें की हैं। आज शाम PTI कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में वफाकी वज़रा शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खट्टक और खुफिया इदारों के हुकाम भी शरीक हुए। इजलास को बॉर्डर मैनेजमेंट और फेंसिंग पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने आज शाम पार्टी की कोर कमेटी का इजलास भी बुलाया है, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर गौर किया जाएगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात पर मुशावरत भी की जाएगी। गवर्नर पंजाब भी कोर कमेटी इजलास में शरीक होंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं, अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है, मुद्दत पूरी करेंगे। सियासी मुखालिफिन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, इलेक्शन 2023 में ही होंगे। अपोजिशन को भी आम इंतखाबात का इंतजार करना चाहिए। मुस्लिम लीग काफ ने भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बुला लिया। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही इजलास की सदारत करेंगे। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, इस इजलास के हवाले से बताइए। इस इजलास में पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आइंदा का लाइल्म मुरतब किया जाएगा।
सेंट्रल कमेटी के इजलास में मौजूदा और आइंदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पार्लियामेंट से जो बिल मंजूर होने हैं उस हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात मुस्लिम लीग काफ ने वज़ीर आज़म के सामने रखे थे, उस हवाले से भी तफसीली तौर पर बातचीत होगी। इत्तेहादी होने की बात तो अलहदा है, वो अपने स्पीकर से सिर्फ बजट इजलास के लिए मुलाकात करते हैं। सेनेटर काबिल अली आगा की तरफ से कुछ शिकवे शिकायत भी किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम यूं ही कोई फैसला नहीं करेंगे, मशावरत के बाद पार्टी मंशूर के मुताबिक फैसला किया जाएगा। पंजाब हुकूमत बेसिकली आज के इजलास का उनका एजेंडा है, जिसमें पंजाब हुकूमत के रवैये के हवाले से पार्टी की तरफ से जो शिकायत आ रही हैं उस पर भी तफसीली तौर पर इस इजलास में बात होगी। जो परवेज़ इलाही इस इजलास की सदारत। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास। सॉरी पाकिस्तान, शादाब खान ने शिकस्त पर माफ़ी मांग ली, कहा आइंदा आने वाली सीरीज़ और वर्ल्ड कप में कम बैक करेंगे। साबिक बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने कहा टीम वर्ल्ड कप ना जीत सकी लेकिन दिल जीत लिए। शोएब अख्तर और डैनी मॉरिसन ने रिजवान की बैटिंग को सराहा। सोशल मीडिया पर मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी तारीफ की। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शिकस्त, लेग स्पिनर शादाब खान ने माफी मांग ली। ट्वीट किया, हमने अपना बेहतरीन खेल पेश करने की कोशिश की, पूरे टूर्नामेंट में फैंस ने जिस तरह सपोर्ट किया उसका शुक्रिया। आइंदा आने वाली सीरीज और वर्ल्ड कप में बाउंस बैक करेंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा, शाबाश बॉयज, टूर्नामेंट में आप जिस तरह लड़े हमें आप पर फख्र है। फखर जमान ने लिखा, हार हो या जीत हम एक फैमिली की तरह हैं। सरफराज अहमद ने कहा, उन्हें अपनी टीम पर फख्र है, हम चैंपियंस की तरह खेले। साबिक बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने कहा, टीम वर्ल्ड कप ना जीत सकी लेकिन कौम के दिल जीत लिए। वहाब रियाज ने टूर्नामेंट में टीम की कारकर्दगी को सराहा। शोएब अख्तर ने 2 दिन अस्पताल में रहने के बावजूद शानदार कारकर्दगी दिखाने पर रिजवान को हीरो करार दिया। रावलपिंडी एक्सप्रेस ने टीम की शिकस्त पर रोने वाले बच्चे की वीडियो भी शेयर की। साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह ने भी कारकर्दगी की तारीफ की। डैनी मॉरिसन ने भी रिजवान की बैटिंग को सराहा। वेलकम बैक। कराची तिजोरी हाइट्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी मंसूबे को 1 माह में गिराने और अलॉटीज को 3 माह में मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल हक। सुप्रीम कोर्ट ने कराची गुलशन इकबाल में वाक़े तिजोरी हाइट्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हुक्मनामा खुद तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि 4 हफ्ते में तिजोरी हाइट्स की पूरी इमारत को मुनज़्ज़म करके मलबा उठाया जाए और कमिश्नर कराची तमाम उमूर की खुद निगरानी करें। अदालती हुक्मनामे में अलॉटीज के लिए अच्छी खबर ये है कि उनकी रकम की वापसी को यकीनी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स इंतजामिया को पाबंद किया कि बुकिंग करवाने वालों को 3 माह के अंदर मुआवजा अदा किया जाए। इमारत के इन्हिदाम से कबल तिजोरी हाइट्स इंतजामिया बुकिंग की मुकम्मल फाइलें और सामान कमिश्नर कराची की जेर निगरानी निकाल ले। कमिश्नर कराची मुकम्मल इन्वेंटरी बनाए जिसमें बुकिंग करवाने वालों की तफसीलात को दर्ज किया जाए। अदालत ने कमिश्नर कराची को पाबंद किया कि तमाम तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएं। अदालत उज़्मा ने वाज़े किया है कि फैसले पर अमल दरामद न होने पर तिजोरी हाइट्स इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इरफानुल हक, समा, कराची। पंजाब में डेंगू से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर में 2 और गुजरावाला में 1 शख्स की जान गई। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटे में पंजाब में डेंगू के 371 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 283 मरीज सामने आए। रवा साल पंजाब में डेंगू बुखार से 86 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में अब कमी आने लगी है। शरह 1% तक पहुंच गई है। 38,524 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 391 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 9 अफराद इंतकाल कर गए हैं। तो ये एक मस्बत खबर है। पाकिस्तान में कोविड के हवाले से आपको बता रहे हैं कि अब तादाद में कमी आना शुरू हो गई है, जबकि शरह 1% पर है। 38,524 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 391 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजमूई अमवात अभी तक अगर बात की जाए तो 9 अफराद इसमें इंतकाल कर चुके हैं। वेलकम बैक। अहम खबर है, ECL पर मौजूद शहबाज शरीफ का नाम वजारत दाखिला की नई समरी में भी शामिल कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्बास शब्बीर से। अब्बास शब्बीर, इसकी सिफारिश नैब की जानिब से की गई थी? जी बिल्कुल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के साथ साथ साबिक वज़ीर सिंध कायम अली शाह का नाम भी नैब की सिफारिश पर ECL में डाला गया है। वज़ारत दाखिला ने अहम सियासी और सरकारी अफसरान के नाम नैब और सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर ECL में डाले हैं। समरी जो है वो नैब की सिफारिश पर वफाकी काबीना को भिजवाई गई है मंजूरी के लिए। शहबाज शरीफ पर आमदन से ज़ायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम हैं, जबकि कायम अली शाह के खिलाफ
सिंध रोशन प्रोग्राम में करप्शन केसेस नैब में है। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद का नाम पहले से ECL में शामिल है। अब सिर्फ मंजूरी के लिए दोबारा से वजारत दाखिला ने वफाकी काबीना को समरी भिजवाई है। एक बार फिर दोनों शख्सियात के नाम ECL में शामिल किए गए हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास। अफगानिस्तान से आपको अफसोसनाक खबर दें, जहां नंगरहार सूबे की मस्जिद में धमाका हुआ है। दर्जनों अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। तर्जुमान तालिबान ने वाक़े की तस्दीक की है। धमाका जिला इस्पिन में नमाज जुमा के दौरान हुआ। इससे पहले 8 अक्टूबर को कुंदूज और 15 अक्टूबर को कंधार की जामा मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान धमाका हुआ था, जिसमें दर्जनों अफराद जाम बहक हो गए थे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक दोनों नौजवानों को जिला कुलगाम और श्रीनगर में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। भारतीय काबिज फोर्सेस ने सुबह सवेरे घर घर तलाशी के दौरान चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। घरों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की 24 घंटों में शहीद नौजवानों की तादाद अब 3 हो गई है। आखिरी इतलात आने तक श्रीनगर और दीगर इलाकों में घर घर घुसकर नौजवानों पर तशद्दुद किया जा रहा था। कठपुतली इंतजामिया ने इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।